तो कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद है कि ठीक होंगे, अच्छे होंगे। भाई साहब, बिहार एसएससी के द्वारा जो है स्टेनोग्राफर के ग्रेड 3 पर 432 पदों पर बहाली लाई गई है। बहुत ही अच्छी बहाली है और अच्छा खासा वेतन भी है इसमें। तो सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि क्या मोस्ट रहने वाला है, कि कौन कौन सा कागज़ आपको लगेगा। सबसे जानकारी ये आपको अच्छी लगेगी, इसमें ज़रूरी है जानना कि स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा, जो स्टेनो का एग्ज़ाम होगा, उसकी पूरी क्राइटेरिया का प्रोसेस क्या है, ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो वो सभी बातों का चर्चा करेंगे और भी एज लिमिट का बात करेंगे, हम लोग सिलेबस वगैरह का भी चर्चा कर लेंगे, इसमें सभी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और सेशन को दिखाते हैं आपको। तो स्वागत करता हूँ मैं रजनीश पाठक इस सेशन में, जो आपको पूरी की पूरी सारी की सारी डिटेल्स मैं दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है आशु लिपिक यानी स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के जो पद पर जो है, वहीं शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के जो पद पर है, इस पर बहाली लाई गई है ना। जिसमें कि कहा गया है कि जो इसका वेतन होगा वो वेतन लेवल 4 का होगा, यानी 25,500 से ऊपर का वेतन आपको मिलेगा। तो ओला निश्चिंत रहना है, अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला है इसमें। आज जिस ऑफिस में जाइएगा वहाँ से अच्छी खासी आमदनी भी आपको होगी, यानी आपको वेतन अच्छा मिलेगा, सब चीज़ बढ़िया रहेगा। ये पदों का नाम दिया गया है ना, और अलग अलग विभागों में क्या क्या इनके सभी चीज़ दिए गए हैं। इनको पूरा बता नहीं सकते ना, बताने में इतना समय काफ़ी जाएगा। तो आप आराम से इन्हें देख भी सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी आपके पास पहुंच भी गया होगा, तो उतना समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ दिखा देते हैं। देखिए, आप इन सब चीज़ों को आराम से एकदम स्क्रीनशॉट लेके, या फिर नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। आपको लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा वहाँ जाके। अब यहाँ पर दिखाई गई है जितनी भी, कि ये बता दी गई है आपको कि 432 पदों पर ये बहाली आ रही है, जिसमें से 73 पद औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 35% आरक्षित कर दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्य के मूल निवासी दिव्यांग जनमात्र को ही 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी सब चीज़ें बता दी गई हैं इसमें, किनको लाभ मिलेगा उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दिया गया है। अब बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक चीज़ जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सभी बच्चों का है कि चूँकि यह वैकेंसी जो है इंटर पर है, तो केवल इंटरमीडिएट जो किया है क्या वही फॉर्म को भर सकता है? तो नहीं भैया, इंटरमीडिएट के अलावा आप यदि इस पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको मौलवी का प्रमाण पत्र यदि होगा, या फिर ITI आपने 2 वर्षीय किया है, या फिर आप, और ये 2 वर्षीय ITI जो किए हैं वो NCVT और SCVT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय आपने किया है, डिप्लोमा, है ना, तो उसको भी इंटर के समकक्ष माना जाएगा, और आप आराम से इन सर्टिफिकेट्स का उपयोग करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं एज की क्राइटेरिया पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जान लेना कि क्या आप एज क्राइटेरिया में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो बात बताया गया है कि उम्र सीमा, अभ्यर्थी की जो भी उम्र सीमा होगी भैया, वो नापा जाएगा कहिए से 1/8/2025 से, यानी यही तारीख से, इस तारीख से आपका एज देखा जाएगा। कब तक? आपका डेट ऑफ बर्थ से आप इसको घटा दीजिएगा, तब आपको मालूम चल जाएगा कि आप इस एज क्राइटेरिया में हैं कि नहीं हैं। अब क्राइटेरिया क्या है वो नीचे बताया गया है, बताते हैं आपको। तो इस डेट से आप देख लीजिएगा अपना। उसके बाद आरक्षण के हिसाब से जिसको भी मिलता है अपना सारा डेट आपको जब बता देंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो न्यूनतम सीमा 18 वर्ष की होनी चाहिए, और अधिकतम के लिए बता देते हैं कि जो अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कोटा के जो पुरुष हैं उनकी अधिकतम उम्र 37 साल होनी चाहिए। यानी इस तारीख तक आपकी उम्र पूरे 37 साल भी है, इस 1/8 तक भी, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जनरल की महिला जो है वो भी 40 साल तक फॉर्म, भाई जलवा तो महिलाओं का ही है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और स्त्री जो है 42 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी 10 वर्ष एक्स्ट्रा जो छूट दिया गया है, और भी अतिरिक्त आरक्षण वर्ग की जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रखा गया है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। अब आयोग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मानेगा वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर ही मानेगा, इस बात को आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका मूल बात है कि वहीं से आपको डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। फिर आपको आगे चलते हैं हम। ये सारी की सारी चीज़ें आयोग जो है लिख देती है कि उस पर कोई उंगली न उठाए, उसके लिए। फिर यहाँ पर चयन प्रक्रिया, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उस बात पे बात कर लेते हैं भाई साहब। तो परीक्षा जो भी होगी आपकी वह वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, और उस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी जो बिहार एसएससी। तो उसके लिए 2 फेज़ का एग्ज़ाम होगा। आपका पहला फेज़ जो होगा
वो जिसमें आप जाइएगा और एग्ज़ाम देके आइएगा, वो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। और लिखित परीक्षा के माध्यम से आपको चुन लिया जाएगा, चुनने के बाद आपका व्यवहारिक परीक्षा होगा, ठीक है ना। यानी जाके आपको एग्ज़ाम एक देना पड़ेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, और उसके सिलेबस यहाँ पर बताए गए हैं जिसका हम सबसे आखिरी में जिक्र करेंगे। आपको पूरी बात बताएंगे कैसे कैसे आप काम करेंगे, है ना। और ये भी बताएंगे कि जो व्यवहारिक जांच परीक्षा आपकी होगी, जो आप टंकन जाइएगा करिए, जो वहाँ पर स्टेनो का जो टाइपिंग करिएगा उसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात करेंगे हम। तो चलिए अभी यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये आरक्षण का दिया जा रहा है कि किस आरक्षित वर्ग को कम से कम कितना लाना होगा। तो कम से कम का तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ज़्यादा से ज़्यादा का। परीक्षा शुल्क भैया 100 रुपया मात्र आपको लग रहा है, इससे ज़्यादा 1 रुपया बिहार एसएससी आपसे नहीं ले रही है, तो बहुत कम है। आप आराम से अगर योग्य हैं तो भर सकते हैं। आरक्षण के बारे में सारी कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कह देता है यहाँ पर कि आगे बढ़ जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह निर्गत करने को लेकर के, ठीक है। तो इसको आराम से आप पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, कुछ उतने इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर आपको एडिट करने का यहाँ पर ये चीज़ बता दिया गया है कि जब आप फॉर्म को भर दीजिएगा तो कह रहा है कि एडिट करने का, सुधार करने का ऑप्शन देख कर ही आप सबमिट करिएगा, अन्यथा आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अभ्यर्थी एक ही बार ऑनलाइन कर सकता है, ये बात आप खूब जानते हैं। उसके बाद आपको नीचे कहता है बिहार प्रशासन विभाग बिहार पटना अधिसूचना 9667 दिनांक 20/6/2024 के आलोक में लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। अभी यह क्लियर नहीं करी गई है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा कि ऑफलाइन होगा, यानी आपको बैठा के एग्ज़ाम लिया जाएगा OMR सीट पर कि कंप्यूटर पर जाके एग्ज़ाम देना होगा, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हाँ किस तरह से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं और ये आपका डेट है जो कि किस तारीख से आप डेट को फॉर्म भरना शुरू करेंगे। तो भाई साहब फॉर्म को भरना शुरू हो रहा है 25/9 से और आखिरी डेट इसका है 3/11 तक। जो पेमेंट का ऑनलाइन आवेदन भरने का आप पेमेंट कर सकते हैं 3/11 तक, और 2 दिन और समय आपको मिलेगा 5 तारीख तक, यानी 5/11 तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपको लेट हो गई है तो आप चिंता ना करें, अभी 25 तारीख से शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेगा 11वें महीने तक, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ के प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो भाई साहब आपको मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इंटरमीडिएट का भी आपको, और इंटरमीडिएट के समकक्ष जो हम डाटा बताएं आपको, उस सब का भी मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती नतनी है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। उसके बाद यदि आप में से कोई दिव्यांगजन है तो उनके पास दिव्यांगता से संबंधित भी उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें और भी अधिक छूट चाहते हैं उम्र में, चाहे और भी चीज़ों में, तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो आप बेसिकली इन सब चीज़ों को देख लिया आपने कि घोषणा कर दिया, अंतिम तिथि बता दी गई है यहाँ पर कि इतना से इतना तक आप फॉर्म को भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से चल के सिलेबस पे कि क्या बेसिकली आपकी इस एग्ज़ाम को देने की सिलेबस रहेगी, क्योंकि बच्चे अक्सर सिलेबस को लेकर भी रहते हैं। तो इसी वीडियो में हम सिलेबस की भी चर्चा कर देते हैं, या फिर इसका सिलेबस का एक अलग से इसके सिलेबस का पूरी तरह से हम आपको व्याख्या कर देंगे। इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो बच्चा यहाँ पर कि जो बच्चा व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी दूसरा एग्जाम देने जाएगा उसके लिए क्या क्या है। कहता है कि जो जांच देगा आंसू लेखन का, यानी जो स्टेनोग्राफर का जांच देगा, उसके हिंदी इंग्लिश में जो सुन के वो लिखेगा उसका स्पीड 80 का होना चाहिए प्रति मिनट। 1 मिनट में 80 शब्द उसको लिखने हैं। 320 शब्द का जांच होगा जिसके लिए उसको 4 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, 4 मिनट उनको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि उसके बाद जब वो जो समय उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा तो बाद में 2 मिनट का और टाइम दिया जाएगा। कहला वो अपना शुद्धि का जांच कर लेंगे, देख लेंगे कहाँ कैसे लिखे हैं, ठीक है।
कुल मिलाकर के उनको सब दोनों लिखने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखने के लिए। उसके बाद जब टाइपिंग का जांच होगा तो टाइपिंग के जांच परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर पर ली जाएगी, ये कॉपी पर लिया जाएगा, ये कंप्यूटर पर लिया जाएगा। ठीक, हिंदी टंकर में 30 का स्पीड होना चाहिए, यानी 1 मिनट में 30 का स्पीड होना चाहिए। आपसे 300 शब्द लिखवाए जाएंगे। कितने शब्द लिखवाए जाएंगे? 300 शब्द लिखवाए जाएंगे और 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अंग्रेजी का जब आपसे जांच लिया जाएगा तो उसमें, अच्छा ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें यहाँ पर। पहली बात कि हिंदी का जब टाइपिंग करने जाइएगा तो आपको मंगल फॉन्ट इन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा आप किसी भी लेआउट का प्रयोग करते हैं तो आपका जो लिखा हुआ है सब मिटा जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर यहाँ कह दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर अंग्रेजी के लिए भी बताया गया है कि UFT8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग करना होगा। इसका भी 30 का स्पीड चाहिए आपको, हर मिनट में 10 मिनट का समय मिलेगा आपको करने के लिए। और यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो टाइपिंग करिएगा तो कीबोर्ड का लेआउट चयन करिएगा, नहीं तो लिखा हुआ सब मिटक जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों को जान लेने के लिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी जो आपको हमने बता दी इस स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने को लेकर के। तो उम्मीद है, आशा और उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ की जानकारी मिलेगी। कोई और भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़िए हमसे इसी तरीके से एकदम समय पर, और बहुत जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा हर जानकारी की। वंदे मातरम।